हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्मृति है और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल अपनी क्लास पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय नंबर 5 जो कि है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अध्याय 4 तक का पूरा सिलेबस यानी सारे वीडियोस और उससे रिलेटेड आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एपी। इसको शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे वो मैं बता देती हूँ। इस वीडियो में आपको सबसे पहले पता चलेगा कि समांतर श्रेणियाँ किसे कहते हैं, किसी भी श्रेणी जो दी है वो समांतर श्रेणी कब होगी ये, और किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, सबसे बड़ी बात सार्वंतर क्या होता है, और किसी श्रेणी के अगर पहले पद और सार्वंतर दिया है तो उसके अगले पदों को कैसे ज्ञात किया जाए, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात हम सीखेंगे कि किसी भी श्रेणी के सारे पदों का योग कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो सीरीज में। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे समांतर श्रेणी क्या होती हैं और इनको पढ़ना इम्पॉर्टेंट ही क्यों है, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियाँ। लाइक हमारी लाइफ इससे पहले भी अच्छी थी ना, समांतर श्रेणी नहीं भी पढ़ा था तो भी इट वाज गुड ना। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी क्यों पढ़ रहे हैं इस पे आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि समांतर श्रेणी की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो मान लीजिए एक आप जब पैदा हुए तो आपके घर में आपकी मम्मी ने डिसाइड किया कि चलो ऐसा करते हैं, अपने बच्चे के लिए थोड़ा बहुत पैसा सेव कर लेते हैं। तो जब पैसा सेव करने के लिए आया तो उन्होंने कहा कैसे सेव करें, तो उन्होंने एक गुल्लक ले ली। तो एक गुल्लक ली है उन्होंने जिसमें पैसे सेव किए जाएंगे, ठीक है, इस गुल्लक में पैसे सेव किए जाएंगे। अब क्या है, कैसे डिसाइड किया गया कि कैसे पैसे सेव करने, कब डालने, रोज नहीं डालने, हमें एक एक साल के अंत में डालने। जैसे मान लीजिए आप पैदा हुए, उसके बाद जब आप 1 साल के हो गए तो उन्होंने कहा कि हम 100 रुपये डाल देंगे। तो मान लीजिए जब आप 1 साल के हो गए तो आपकी घर वालों ने या आपकी मम्मी ने उसमें 100 रुपये डाल दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आप 2 साल के हुए तो उन्होंने सोचा 2 साल के हो रहे हैं, लाओ कुछ पैसा बढ़ा देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, 150 रुपये डाल दिए। यानी दूसरे साल के जब आप 2 साल के हो चुके हैं तो उसमें कितना पैसा आ गया है, कितना रुपए आ गया है, पैसा नहीं कितना रुपए आ गया है, तो आ गया है 150 रुपये। ऐसे ऐसे एक एक साल बढ़ता जा रहा है और आपकी मम्मी क्या करी, 50 रुपए बढ़ाती जा रही है। तो अब क्या हुआ, जब आप 2 साल के हुए तो पैसा हो गया, रुपए हो गए 200 रुपये। अच्छा, मैं बार बार रुपए और पैसे में वो कर देती हूँ ना। हाँ, तो क्या हुआ, ऐसे फिर क्या हुआ, 200 के अगले साल चौथे साल के अंत में जब आप 4 साल के हुए 250 रुपये हो गया। अब आप सोच रहे हो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं, पैसे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि मान लो आप सोच रहे होगे कि यार ये प्रोसेस कब तक चलेगी, मतलब कब तक ऐसे पैसे डालते रहेंगे कि बस डालते ही रहेंगे कि कभी मिलेंगे भी पैसे। तो आपने सोचा कि पैसे कब मिलेंगे और मिलेंगे तो कितने मिलेंगे। तो आपने मम्मी से पूछा कि भाई पैसे जो यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ है ना गुल्लक में, तो ये कब मिलेंगे मुझे, और जब मिलेंगे तो कितने मिलेंगे। तो आपकी मम्मी ने कहा कि आप जब 18 साल के हो जाओगे तब इस गुल्लक को तोड़ देंगे क्योंकि ये मिट्टी की गुल्लक है। अच्छा, 2 टाइप की गुल्लक आती थी, एक में वो पीछे से नीचे से पैसे निकाल लेते तो वाली आती थी, और एक ही आती थी मिट्टी वाली, तो बहुत सस्ती होती है गुल्लक, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप तोड़ के निकाल सकते हैं, और जो वाली होती है जो नीचे से खुल जाती है उसमें आप बीच में कभी भी निकाल सकते हो। तो आपने तो ये वही वाली मिट्टी वाली है ना। तो आपने बोला, मम्मी ने बोला कि 18 साल के जब आप हो जाओगे तभी ये गुल्लक को तोड़ देंगे और पैसे निकाल लेंगे। अब क्या हुआ कि अब आप सोच रहे हो कि 18 साल का हो तो जाऊंगा तब मिल तो जाएगा, लेकिन मिलेगा कितना, है ना। तो आपने पूछा कि मम्मी जब 18 साल का हो जाऊंगा तो कितना पैसा मिलेगा मुझे। और मम्मी कह रही है कि कैलकुलेट करके बता देते हैं, मतलब गणना करेंगे तो बता देंगे आराम से। तो कैसे कर रहे हैं, पहले साल ये क्या है, आपके पहले साल के अंत की आपकी जो है रुपए हैं। ये क्या है, आपके दूसरे साल के अंत में।
ये आपके 30 साल के ऐसे ऐसे करते हुए 18 साल तक हम जाएंगे और रुपए हम काउंट कर लेंगे। लेकिन क्या हम ऐसे करेंगे? और क्या हमें ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास मैथ्स है, हमने मैथ्स पढ़ी है। हम क्या करेंगे? मैथ्स के थ्रू इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे कम टाइम में, क्योंकि समय की हमारे पास बहुत कमी है और हमें बाकी के सब्जेक्ट भी तो पढ़ने होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो आप, ये इस श्रेणी में ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये जो संख्याएं लिखी हैं, इसमें क्या है, एक खास चीज है, एक राज है इसमें। वो राज क्या है? वो राज सबसे पहले समझो। वो राज है कि जब आप दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, जब आप इस संख्याओं की, ये जो क्रमागत संख्याएं लिखी हैं, इसमें दूसरे पद में से जब आप पहला पद घटाते हो तो आपको कितना मिलता है? 50। फिर आपने अगले पद में से पहला पद घटाया तो कितना मिला आपको? 50। यहाँ घटाया तो कितना मिला? 50। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस श्रेणी में किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर। अच्छा, क्रमागत का मतलब समझते हैं? जो एक के बाद एक आ रहे होते हैं, है ना? जैसे 1 2 3 4, एक के बाद एक आ रहा है, तो ये क्या है? क्रमागत संख्याएं। ऐसे ही ये जो है क्रमागत पद लिखे हुए हैं, और दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना है? 50, है ना? ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो भी ये 50 ही रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी? ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझो कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी इसलिए होगी क्योंकि इसमें दो पदों का अंतर, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर 50 होता है। तो यानी यहाँ से निकल के आ जाती है हमारी समांतर श्रेणी की परिभाषा। समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है? मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो, नीचे जो है आपको लिख के भी आ रहा होगा, परिभाषा लिख के आ रही होगी। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है? किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर जब किसी श्रेणी में किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है मतलब एक निश्चित संख्या होती है। वो निश्चित संख्या क्या हो सकती है? यहाँ पे कितनी है? 50 है, हो सकता है कोई और भी हो सकती है, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे कितनी है? वो 50 है। तो यानी एक श्रेणी में जब दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर एक निश्चित संख्या होती है तो उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी होगी, है ना? अब क्या है समांतर श्रेणी? अब इससे हमें क्या पता चला क्या कि यहाँ पे सबका अंतर जो है समान है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। अब ये दूसरी एक चीज आती है, दूसरा एक टर्म मैंने बोला था, काफी नया सा लग रहा था ना, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर दूसरा टर्म मैंने क्या बोला? सार्व अंतर क्या होता है? जो समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का, समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? सार्व अंतर होता है। वो हमेशा क्या रहेगा? पूरी श्रेणी के लिए वो क्या होगा? समान रहेगा। तो यहाँ पे सार्व अंतर क्या है? सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पे सार्व अंतर कितना है हमारा? 50। तो सार्वांतर यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 50। अब सबसे पहले एक और चीज समझ लो, सार्वांतर को इंग्लिश के ना थोड़े थोड़े टर्म सीखते रहा करो। तो क्या है, सार्वांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम सार्वांतर को? कॉमन डिफरेंस। और इसको दर्शाते किससे हैं? स्मॉल डी से। हम इसको किससे लिखेंगे? स्मॉल डी से। तो यानी यहाँ पे जो इस श्रेणी के लिए सार्वांतर क्या है? 50 है। अब आ जाते हैं हमारे सार्वांतर के बारे में। हमने सीख लिया सार्वांतर क्या होता है, समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं, और अब हमें क्या सीखना है? इस श्रेणी का पहला पद। ये तो बहुत सिंपल है। क्या क्या हमने सीख लिया? समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं, समांतर श्रेणी की परिभाषा हमने देख ली। पहला पद क्या होगा? तो किसी भी श्रेणी का जो सबसे पहले संख्या लिखी होती है, श्रेणी में जो सबसे पहले संख्या लिखी होती है उसको हम बोलते हैं उस श्रेणी का पहला पद। तो ये हो गया हमारा पहला पद। इस श्रेणी का ये पहला पद है। हमने समांतर श्रेणी सीख ली, हमने सार्वांतर सीख लिया, हमें ये पता है कि पहला पद क्या होगा उस श्रेणी का। अब हम सीखेंगे
कि सार्वांतर की विशेषताएं क्या हैं, सार्वांतर कैसा होगा। तो हमें एक चीज तो बिल्कुल अच्छे से पता है कि सार्वांतर एक निश्चित संख्या होगी, मतलब किसी भी कोई भी श्रेणी दी है और वो समांतर श्रेणी है तो सार्वांतर क्या रहेगा, हमेशा एक निश्चित संख्या रहेगी। ऐसा नहीं है कि आगे यहाँ 50 है वहाँ 100 है ना, ऐसा नहीं रहता। सार्वांतर हमेशा एक निश्चित संख्या रहेगी। अब सार्वांतर एक धनात्मक संख्या होगी या ऋणात्मक संख्या होगी, ये भी हमें सीखना है। तो इस श्रेणी, इसको देख के आपके क्या पता चल रहा है, इसको देख के आपको पता चल रहा है कि सार्वांतर एक धनात्मक संख्या होगी, है ना। ये धन का 50 है ना। अगर किसी भी, अच्छा आपको एक बात पता ही होगी, वैसे तो फिर पता ही है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, बता देती हूँ कि किसी भी श्रेणी में किसी भी संख्या में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो एक धनात्मक संख्या होगी, है ना। यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, ना धन का या ऋण का, तो ये एक धनात्मक संख्या है। तो सार्वांतर क्या होगा, एक निश्चित संख्या होगी। और दूसरा हमने क्या सीखा, धनात्मक संख्या होगी। तो सार्वांतर, अब आ जाते हैं कि सार्वांतर धनात्मक संख्या है, निश्चित संख्या भी है, लेकिन क्या सार्वांतर ऋणात्मक संख्या हो सकती है, या क्या शून्य भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या सीखेंगे, उसको हम देखेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू, यानी एक उदाहरण के थ्रू हम समझेंगे कि क्या सार्वांतर ऋणात्मक संख्या हो सकती है। जैसे मान लो आपने क्या किया, अपने किसी दोस्त से 1000 रुपये मांगे, ठीक है, मांगे क्या, उधार लिए, वही उधार जो होता है। तो आपने क्या किया, अपने दोस्त से 1000 रुपये मांग लिए। अब आप एक साथ तो उसे पैसे वापस नहीं कर सकते, इतने पैसे हैं नहीं, अभी अपन कमाते भी नहीं है ना। तो क्या हुआ, आपने कहा कि चलो भाई ऐसा कर लेते हैं, कोई डील कर लेते हैं कि 50-50 करके मैं लौटा दूंगा, है ना, इकट्ठा नहीं लौटा पाएंगे, 50-50 करके दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि वो आपका अच्छा दोस्त है, उसने भाई मान ली बात, भाई की बात मान ली। तो उसने क्या कहा कि जो है ठीक है, चल तुम्हारे लिए इतना भी अच्छा है, और हम क्या करते हैं 50-50 करके तुम लौटा देना। अब क्या हुआ, सबसे पहले आपने 50 रुपये उसे वापस कर दिए, उधारी थोड़ी कम हुई, थोड़ा सुकून मिला, है ना। तो अब कितने की उधारी रह गई है, ये देखो आपके ऊपर उधारी रह गई है। अब 1000 रुपये लिए थे, 50 रुपये वापस कर दिए, उधारी रह गई है 950 रुपये की। और कब कब वापस कर रहे हो, एक साल के अंत में। नहीं, ऐसा मत करना, नहीं ऐसा तो कोई उधार देगा ही नहीं, है ना। ऐसा कोई उधार नहीं देगा कि हम 1000 रुपये ले लें और एक साल जब हो जाएगा तब हम 50 रुपये वापस करेंगे, तो ऐसे कोई उधार नहीं देने वाला। ऐसे कर, मतलब ऐसा कर लो, डील कर लो कि हाँ 1 महीने जब खत्म होगा तब मैं 50 रुपये दे दूंगा। तो आपने 1 महीने खत्म हुआ तो 50 रुपये दे दिए, है ना। फिर क्या हुआ, दूसरा महीना खत्म हुआ, आपने फिर से 50 रुपये दे दिए। कितने रुपए वापस कर चुके हो अब तक, 100 रुपये ना। तो जैसे ही दूसरा महीना खत्म हुआ आपने 50 रुपये और दे दिए, तो आप अब तक 100 रुपये वापस कर चुके हो। उधारी और ज़्यादा कम हो चुकी है आपके ऊपर, अंदर से और ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तो अब उधारी रह गई आपके ऊपर 900 रुपये की, 900 रुपये की। फिर क्या हुआ, फिर 50 रुपये वापस कर दिए, उधारी रह गई 850 रुपये की। फिर 50 रुपये वापस कर दिए, उधारी रह गई 800 रुपये की। ऐसे 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 करते करते पूरी ज़िंदगी में चुका देंगे। पूरी ज़िंदगी चुकाओगे? नहीं, 1-1.5 साल लगेगा। क्यों, 1 साल में लगभग 600 रुपये चुका दोगे ना। कैसे पता है, 50 रुपये दे रहे हो ना, 1 महीने के अंत में 50 रुपये दे रहे हो। 1 महीने में कितने, 1 साल में कितने वो होते हैं, 1 साल में आपके 12 महीने होते हैं। 1 महीने में आप 50 रुपये दे रहे हो, तो 12×5 = 60, तो 600 रुपये आप कब तक दे दोगे, 1 साल के अंत तक दे दोगे, फिर और 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ आ जाओ और एक चीज़ देखो, क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो मैंने समांतर श्रेणी की परिभाषा बताई कि किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर जब समान हो, किसके लिए, पूरी श्रेणी के लिए। पूरी श्रेणी के लिए किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो। तो यानी 900 में से 950 गया, 900 में से 950 गया, कितना बचा, धन का 50 या ऋण का 50। सोच लो, ऋण का 50 ना। छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को घटाएंगे, किसी भी छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को घटाओगे तो ऋण का चिन्ह आएगा ना।
ऋण की संख्या आएगी ना। ऐसे यहाँ पे ऋण का 50 आया, 850 में से 900 को घटाया तो ऋण का 50 आया, फिर 800 में से 850 को घटाया तो ऋण का 50 आया। अब समांतर श्रेणी की परिभाषा के अनुसार तो ये समांतर श्रेणी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अंतर है जिसे हम क्या बोलते थे, यहाँ जो सार्वांतर बोलते थे, वो सार्वांतर जो है वो एक निश्चित संख्या है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि उड़ रहा है? उड़ तो नहीं रहा ना? उड़ नहीं रहा ना? तो ये एक निश्चित संख्या है, इस निश्चित संख्या को ही हम सार्वांतर कहते हैं, इसीलिए जो है ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी, ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। और इससे हमने ये भी प्रूव कर लिया, ये भी सिद्ध कर दिया कि जो सार्वांतर है वो एक ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है ना। तो सार्वांतर जो है एक धनात्मक संख्या भी हो सकती है और एक ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।